हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ASR एकेडमी ऑफिशियल में। प्यारे साथियों, मैं अविनाश कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BPSC TRD 4.0 के लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक BPSC के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे BPSC TRD 1.0, 2.0, 3.0 और 3.0 री एग्ज़ाम, ये 4 शिफ्ट में अभी तक BPSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। उन सारे प्रश्नों को हम एक साथ कलेक्शन करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आगे आने वाले परीक्षाओं को में समस्या नहीं हो। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम 5 से 10 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या अधिकतम 3 मार्क्स से नहीं हो पाता है, तो वैसे छात्रों के लिए यह रामबाण साबित होने वाली है। इस सेशन को हर हाल में अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ अपना आंसर भी बताते चलिएगा, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है, जिससे आपको जो है इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जिसमें आपको हम बता दें कि यह जो किताब जो प्रकाशन किया गया है, ये द टीचिंग परीक्षा की तरफ से दानिश सर हैं, उनके द्वारा यह किताब प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 1200 प्रश्न हैं। जिसमें जो है कुल मिलाकर के 1200 प्रश्न हैं, और हमने यह टारगेट किया है कि रोज़ 100 प्रश्न का रोज़ सेशन लेकर के आएंगे और इसको 12 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर हम रोज़ 100 क्वेश्चन का सेट लेकर आते हैं तो वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो 12 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, और इसे कंप्लीट करने के जस्ट बाद जो BPSC जो मेन अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो BPSC 35वीं से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को भी हम डिटेल्स में देखने का प्रयास करेंगे, जिससे उसमें से भी आपको 5 से 10 प्रश्न पूरे अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 प्रश्न तो उससे भी देखने को मिल जाएंगे। तो 15 प्रश्न उसमें से देख लें और 10 प्रश्न यहाँ से, कुल मिलाकर के आपको ये कर लेंगे तो 25 प्रश्न अवश्य मिल ही जाएगी। आप बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? यानी मगध और अंग किसके हिस्से हैं, ओवरऑल ये कहना है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा मिडिल गंगा वैली, मध्य गंगा का मैदान। मतलब मगध और अंग जो है यह मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा का मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मगध गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो मध्य गंगा का जो क्षेत्र है, यानी मध्य गंगा का जो क्षेत्र है, ये सभी के सभी क्षेत्र हैं जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कृषि बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है, ठीक है। आप इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? प्राध्यापक कहने का मतलब है प्रोफेसर। ये जो प्राध्यापक है, प्राध्यापक कहने का मतलब है प्रोफेसर। तो वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ये प्रश्न का ओवरऑल ये कहने का मतलब हुआ। तो जो कौटिल्य थे, कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और कौटिल्य वो तक्षशिला के प्रोफेसर थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे, जिसमें वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। तो ये भी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और 2 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देख पाएंगे तो उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और इस पर प्रबल संभावना है कि यह प्रश्न आपको आगे भी कभी ना कभी देखने को जरूर मिलेगी। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी है। नंबर 3 कहता है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा
दिल्ली, यह जो है दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में यह स्थित है कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है ना। ये जो है कुतुब मीनार जहाँ है उसी के बगल में यह बनाया गया है। और यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो यह प्रसिद्ध है कि जब से यह बनाया गया है तब से अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है, मतलब जंग रोधी के लिए यह प्रसिद्ध है दिल्ली में, जो कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो इसीलिए जो है यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि जंग नहीं लगा था, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न था और इसीलिए आपसे यह प्रश्न पूछा भी गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सही जवाब हो जाएगा जैसे एक से अधिक। जैसे ये जो दक्षिणा है ना, ऐतिहासिक दक्षिणापथ जो है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को भी हम लोग ऐतिहासिक दक्षिणापथ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी, सब जो है हमारा सब दक्षिण भारत की तरफ की नदियां हैं। तो दक्षिण भारत के हिस्से को हम लोग ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार मानते हैं। तो इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको इसमें दिया भी गया है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके प्रश्न में जो हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्नों को अलग अलग डिवाइड करके इसमें दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो और आपको पता भी चल सके कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और हम उस पर कितना ध्यान देते हैं। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं वो हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे हैं। उसके बाद अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसमें साइंस का सेक्शन आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, पॉलिटी का आएगा, है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उस तरह के प्रश्नों को भी देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को। यह जो है कहाँ के थे? वो मोरक्को के थे। यह प्रश्न आपको TRE 1 में ही जो 2023 में प्रश्न जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टाइम जो BPSC लिया था उसमें बॉयज़ के सेक्शन में यह प्रश्न आपको देखने को मिला था। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत भी मार करके आए थे, जो कि उसमें जो कोई इराक मार के आए थे, कोई अफगानिस्तान मार के आए थे, जो कि यह प्रश्न जो है BPSC जो जिस लेवल से प्रश्न पूछा था उसमें किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो किस लेवल का प्रश्न पूछेगा। और जो TRE 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं गया था। जनरल का अगर देखें तो जनरल का कट ऑफ गया था वही था TRE 1 में गया था 67 जो जनरल का कट ऑफ था। और इसको जो है अपना कैटेगरीज वाइज बांट लीजिए। 60 नंबर गया था OBC का, 57 या 56 मार्क्स गया था EBC का। तो उस टाइम जो है प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए उस टाइम ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। तो जो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को से आए थे भारत में। कहता है सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। कहाँ के थे? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। काजी कहने का मतलब क्या? जज। जो अभी के जज हैं वो उस टाइम उसको काजी कहा जाता था। तो उनको जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। किनके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो इब्न बतूता जो भारत देश में आए थे उनको दिल्ली का काजी कौन नियुक्त किए थे? तो उसमें आपको ऑप्शन में रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। आपको उसको अपने मोहम्मद बिन तुगलक को ही लगाना है। तो देखिए आप डिस्कशन आप करेंगे तो डिस्कशन में ही आपको एक प्रश्न से 5 प्रश्न कवर होते चले जाएंगे, कंप्लीट होते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा एक प्रश्न और उसके साथ जुड़ा एक और प्रश्न है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते चलेंगे तो एक प्रश्न के माध्यम से आप 5-6 प्रश्न को कर पाएंगे आसानी से। ठीक है। 6 कहता है निम्नलिखित से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? यानी ब्रिटिश शासन जो है भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण कहने का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन। निर्वनीकरण कहने का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का जो है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा मेन रीज़न था, उसका आपको आंसर बताना है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ये भी प्रश्न जो आपको TRE 1 में ही पूछा गया था, मेंस वाला में, कि लोग जो है खेती करना चाहते थे, खेती करने के लिए उनके पास समतल ज़मीन नहीं थी। इस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन किया जाने लगा था कि ताकि लोग जो है अधिक से अधिक उपज करें और अपना भविष्य को संवार सके। तो इसके कारण जो है डिफॉरेस्टेशन किया गया था। सातवां कहता है 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि, इसमें से आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यानी बागान जो श्रमिक थे, चाय बागानों के अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यही था। यह प्रश्न कैसा था? ये प्रश्न कहता है कि 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत प्रावधान क्या था। तो प्रावधान यही था कि जब तक वो, यानी जब तक जो है वो चाय की बागान की अनुमति नहीं, जब तक उसको मिल जाती है तब तक उसको यह ज़मीन छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो यही उसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। इसमें डिस्कशन कहता है कि 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शायद भी कभी ऐसा अनुमति दी जाती थी। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के असम में बागान श्रमिकों को आवाजाही की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। ऐसे कहने का मतलब क्या होता है कि आपको जो है वहाँ हर हाल में चाय की खेती करनी ही होती है। जब तक आपको आदेश नहीं मिल जाता है कि आपको नहीं करना है, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। यही इसका मतलब कि क्वेश्चन का मूल आशय था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। यानी 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए। उद्घोषणा, जिससे भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के एक दरबार में की थी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अफगान। अफगान जो है रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता प्रदान करी थी। और वो कैसे की थी वो सुनिए। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता करी थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्होंने अपना भाई मानती थी, को पुत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। नंबर 10 कहता है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है वो वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर जो थे वो 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहा है। उन्होंने कहा कि जो 1857 की युद्ध हैं वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किनके द्वारा कहा गया था, तो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये बोला था
ह्यूरोज ने, यह भी प्रश्न जो है आपको TRE 1 में पूछा गया था प्रश्न। ये बात जो है रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज बोले थे। ह्यूरोज क्या बोले थे कि जब रानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त करी थी तो उन्होंने कहा था कि यह जो औरत सोई हुई है यह वह विद्रोहियों में से, मतलब जितना जो विद्रोहियों था उसमें से एकमात्र वो मर्द थी, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त करी थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो उनके साहस को देखते हुए उनको यह बात, हीरोज को यह बात बोलना पड़ा था। अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों ने लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। मतलब लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यह भी जो 1857 के विद्रोह पर ही स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने खुद को मुगल सम्राट का डैश घोषित किया था। तो जो नाना साहब थे वो खुद को क्या घोषित किए थे? तो नाना साहब जो है वो खुद को जो है वो पेशवा कहा था, है ना। 1857 के विरुद्ध नाना साहब जो है खुद को पेशवा कहे थे। कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेज़ों ने अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पेशवा के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। इन सब कारणों से वे 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी ए, यानी सन्यासी विद्रोह का उसमें उल्लेख किया गया है। सन्यासी विद्रोह का उसमें उल्लेख किया गया, सन्यासी। आनंद मठ में किस विद्रोह का है? तो सन्यासी, आनंद मठ में सन्यासी। जैसे आप इसको इस तरीके से भी याद कर पाएंगे कि जो सन्यासी होते हैं उनको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, वो हमेशा आनंद रहते हैं। तो आनंद से आनंद मठ याद रखेंगे तो हम सन्यासी आराम से याद कर पाएंगे। आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उपयोग किया गया है? तो वो है सन्यासी विद्रोह का। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा में एक लिखी हुई उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। देखिए यहाँ से यह प्रश्न भी पूछा गया है TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें, कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है, ये आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। यह प्रश्न जो है TRE 3 में पूछा गया है 1882 में। आप इसको भी याद रखेंगे कि 1882 ईस्वी में आनंद मठ को प्रकाशित किया गया था। ये प्रश्न भी जो है रिपीट होने वाला है, सो आप इसको याद रखेंगे। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। आप TRE 3 का प्रश्न उठा करके देख लेंगे, आपको यह प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसको तो जब तक आपको इसका डेट याद नहीं होगा तब तक आप इस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। सो आप ऐसी घटना का लिस्ट आप कहीं से निकाल करके उसके डेट को याद कर लें, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आता है, जैसे अभी यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इसमें कहता है कि उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह हुई थी, जो 30 जून 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, जिसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उरांव थे। तो आप याद रखेंगे कि संथाल विद्रोह कब हुई थी? 1855 में।
1855 ईस्वी में हमारा संथाल विद्रोह हुआ था। यह प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। यहाँ तो ऑप्शन में है, और इस बार जो है आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1855 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। 1855। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। जो आदिवासी आंदोलन है उससे ताना भगत संबंधित है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ताना भगत के बारे में है। तो ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 से 20 में झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था। इसके नेता जतरा उरांव थे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? चलिए ठीक है, यहाँ आ गया। संथाल विद्रोह की चर्चा आप देख रहे हैं कि हर बार पूछा जा रहा है। सो आप इस डेट को याद रख लेंगे कि 1855 और 56 में हमारा संथाल विद्रोह हुआ था, और संथाल विद्रोह का ऑप्शन भी आपको 1855-56 ही लिख करके देगा। ठीक है, तो संथाल विद्रोह आप याद कर लें अच्छे से 1855-56 में, क्योंकि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें से इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन हुआ था किसके विरोध में, आप ऊपर देख रहे हैं, है ना। आपको ऊपर पहले भी हमने आपको बताया था। जैसे इस प्रश्न में भी क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको बताया था संथाल विद्रोह हुआ था, तो इसके नेता प्रमुख कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। वही बात यहाँ लिखा गया है कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, अब झारखंड में, पहले जो है झारखंड में था, मतलब पहले जो झारखंड था ना वो पहले बिहार में था, लेकिन अब झारखंड अलग हो गया, कि राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन। जो वहाबी आंदोलन हुआ था वह किस कारण से हुआ था? तो अगर आप जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच एक बहुत बड़ी फैशन चली गई है, लोग लंबे लंबे दाढ़ी रखते हैं अपने फैशन के हिसाब से। तो पहले जब जो लोग रखते थे तो उसमें क्या करा कि उनके ऊपर भी जो है टैक्स लगाने की बात कही गई। तो उसी के विरुद्ध जो है ना, उसी के विरुद्ध एक विद्रोह चलाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं वहाबी आंदोलन। जो वहाबी आंदोलन है वो इसी के विरुद्ध था। तो दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगाना, इसी से बचने के लिए लोग जो हैं विद्रोह करे थे, जिनका विद्रोह का नाम था वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 ईस्वी में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के संथालियों ने 1855-56 में। 1855-56 का संथाल विद्रोह, जैसे संथाल होल के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। संथाल एक आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह था। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदार प्रणाली दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी विद्रोह था, है ना। तो देखिए आपको जो है यह संथाल विद्रोह अभी लगातार इससे प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आपकी प्रबल संभावना है कि आपसे यह डायरेक्ट पूछ ले कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है, और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। आप इस तीनों चीज़ को याद रखेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो आपको देखिए आपको ऑप्शन में देगा 1855-56, तो आप 1855-56 लगाएंगे। अगर 55 देगा तो आप 55 ही लगाएंगे, क्योंकि यह स्टार्ट तो हुआ था लास्ट के 55 में और 56 तक जाते जाते ख़त्म हो गई थी। सो इसको जो है कंबाइन 1855-56 ही लिखा जाता है। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें से कोई नहीं है इसका आंसर, क्योंकि कोल से आप याद रखेंगे कोयला, है ना, तब आपको पता चल जाएगा। कोयला का जो प्रमुख भंडारण अभी कहाँ है? झारखंड में। तो झारखंड में आप देखते होंगे कि छोटा नागपुर का पठार जो क्षेत्र है वो झारखंड में ही पड़ता है।
तो इसमें जो है आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है झारखंड से संबंधित। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोल छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में केंद्रित थे। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत, जुवा भगत और झिंद्राई मानकी जैसे नेताओं ने किया, जिन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदायों और अंग्रेजों स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण, गैर आदिवासी बसने वालों द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने वाला ब्रिटिश कानून के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? यानी 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड हेयर। डेविड हेयर जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। आप इसमें दो लोगों का नाम याद रखेंगे। पहला है राजा राम मोहन राय और दूसरा है डेविड हेयर। ठीक है, आप दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे, जो कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 ईस्वी में। यानी 1906 ईस्वी में देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई थी। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। 1906 ईस्वी में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय में घोषित किया गया। नंबर 22 कहता है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर्वेक्षण विभाग की स्थापना यानी सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1767। 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी वियनन डिरोजियो। हेनरी लुइस वियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित हैं। उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं की शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें आपको कौन सा सेक्शन देखने को मिलेगा? तो भारतीय समाचार और इतिहास एवं पुस्तकें, जैसे पुस्तक का नाम जैसे आप देखते होंगे कि प्रश्न पूछता है, तो उस प्रकार का प्रश्न का संग्रह आपको एक साथ करके दिया गया। सो देखिए इसमें कैसा कैसा प्रश्न है, और आप इस सारे प्रश्नों को याद करके रखेंगे तो आपको एक दो प्रश्न इसी में से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो नया नया क्वेश्चन कितने फॉर्मेशन करेंगे। सो वो लोग भी चाहते हैं कि तो ऐसा कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें डाल के देखने का प्रयास करें। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है 24 नंबर, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? तो यह लिखा गया है राम मनोहर लोहिया द्वारा। राम मनोहर लोहिया जो है यह पुस्तक को लिखे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? यानी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो कौन से पुस्तक को लिखे थे? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अल हिलाल। इसमें से अल हिलाल जो है, अल हिलाल यह लिखा गया है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है अल हिलाल। ठीक है, इसमें से आप सब सारे ऑप्शन को देख लेंगे। पत्रिका जो है अल हिलाल जो है वो लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम से, कॉमरेड लिखा गया है मोहम्मद अली जौहर से, और ज़मींदार लिखा गया है मौलाना जफ़र अली खान के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में। 1931 ईस्वी में जो है
इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ था? यह किनके द्वारा किया गया था वो पहले देख लेते हैं। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जो नील दर्पण है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। आप इसको वैसे याद करते हैं, नील दर्पण है तो नील नील दिन, नील दिन, नील दिन, आप इस तरह से याद रखेंगे। नील दर्पण तो दीनबंधु, नील दिन, नील दिन, आप ऐसे याद करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा। यानी नील दर्पण है तो वो कौन है? दीनबंधु मित्र। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड यह पुस्तक लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया का किया था कौन? यंग इंडिया का किए थे महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया की स्थापना जो लिखे थे वो कब लिखे थे? सो देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? यह प्रश्न तो आपको TRE 1 में भी देखने को मिला था और 3 में भी आया था। तो आप इस प्रश्न के भी ऊपर भी BBI मार्क्स लगा लेंगे, क्योंकि फिर इस बार यह प्रश्न आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो यह प्रश्न जो है कह रहा है कि हुंकार से कौन है? तो यह हमारे सहजानंद सरस्वती हैं। ठीक है, कौन है? सहजानंद सरस्वती हैं। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना काजी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित हैं। राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्रकाशन से संबंधित पूछ रहे हैं, तो संबंधित अगर है तो वो यमुना काजी, राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद सरस्वती, ये तीनों ही इसमें शामिल, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया यह लिखी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह बुक लिखी गई है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ अमर सिंह और कुंवर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकिंदर दत्त। कालीकिंदर दत्त, कालीकिंदर दत्त है ना, यानी कि कालीकिंदर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कालीकिंदर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित हैं? न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित हैं एनी बेसेंट। ये जो हमारा एनी बेसेंट है यह हमारा न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है ना, न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। द ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कहता है
मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा द एस्पिरिट ऑफ द लॉज। द एस्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने जो है सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी लिखी है। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द एस्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है महात्मा गांधी एंड विहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 37 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक किस आधार पर होगा सो देखते हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। निम्नलिखित स्पेक्टेटर का संपादन बी.एम. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी ने किए थे। इसमें से हमें सही इसमें से हमसे पूछ रहा था कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं वाला में कौन कौन है? तो एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 38 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? Which of the following statements is correct? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादन किनके निम्नलिखित में से कौन थे? वंदे मातरम के कौन थे जी? तो अरविंदो घोष थे। वंदे मातरम के कौन थे? अरविंदो घोष। वंदे मातरम के कौन थे? अरविंदो घोष थे। अरविंदो घोष अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। विपिन चंद्र पाल ने 1905 ईस्वी में इस समाचार पत्र की स्थापना करी थी। अक्टूबर 1906 में पाल के साथ अरविंदो इस समाचार पत्र के संयुक्त संपादक बने और फिर नवंबर में प्रधान संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद अब आते हैं 40 में। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह प्रश्न आपको पीछे भी देखने को मिला था जहां पर हम आपको वीवीआई मार्क्स लगा दिए थे। जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1882 ईस्वी में। यानी आनंद मठ जो है 1882 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रश्न टीआरटी 3 में पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। कब? 1877 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि सन 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इससे भी आप रिलेट करके आप दोनों को याद कर लेंगे। ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे, ठीक है। और 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर जो है तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किए थे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा लिखा गया था, ठीक है।
इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका जो इसमें से सही है कौन, एक से अधिक सही है, यानी राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा प्रणाली के अग्रणी थे, सही बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया है, वो सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, यह भी सही है। सो उसके लिए आपका जो है आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 44 के बाद आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो इसका जो है प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, यानी प्यूरिफाई सिख। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 ईस्वी को कूका आंदोलन शुरू किए। आप इस अपडेट को भी याद करते चलेंगे, कूका आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 12 अप्रैल 1872 ईस्वी को। 46 कहता है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, यानी कि जो न्यू भारत है, मतलब जो नव भारत है, उसका पैगंबर किसे कहते हैं। तो नव भारत का पैगंबर हम लोग कहते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहते हैं। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंसेस की स्थापना की गई। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, तो कब किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी 1927 ईस्वी में की गई है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई है। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। महिलाओं को शिक्षा देने में बढ़ावा करने में किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है। तो हरिजन संघ की स्थापना, आप हरिजन संघ आप याद कर लें, हरिजन संघ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई इसकी, है ना। 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना की गई है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी कौन, महात्मा गांधी ने। इस संगठन की स्थापना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, विशेषकर दलित समुदाय, जिन्हें तब हरिजन, जिसका अर्थ है भगवान की संतान कहा जाता था, के उत्थान और कल्याण के लिए काम करने के लिए की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 49 में कहता है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। यानी ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, यानी सहजानंद सरस्वती जो है इनका सही उत्तर हो जाएगा। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। चलो देखो, फिर से यह प्रश्न आ गया, रिपीट हो गया। आप देखते होंगे कि आप बहुत सारा प्रश्न इसमें जो है रिपीट होता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। किसका किया गया, सन्यासी का। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 के बीच हुई थी। बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तात्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषक की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो यह आपका बहुत ही हिट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था, तो वो दिए थे राजकुमार शुक्ल ने।
राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण में आने के लिए न्योता दिए थे और यहाँ पर कृषकों के बारे में सब कुछ उनको बताए थे। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए आप देख लेंगे तो पहला है नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, दूसरा है खेतिहर सत्याग्रह, तीसरा है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह और चौथा है असहयोग आंदोलनों को बंद करने के लिए आंदोलन। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नील की खेती में क्या था कि 3 कट्ठे प्रणाली थी कि आपको 20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे में नील की खेती करना जरूरी था और किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे इसीलिए क्योंकि उससे जो है खेत बंजर हो जाती थी और उसका बिक्री जो है बाज़ार में बहुत कम था, क्योंकि विदेशों से नील अब भारत में आने लगी थी, जिसके कारण जो स्वराज्य वाला था, जो अपने राज्य में जो उत्पादित नील थी उससे कहीं ज़्यादा विदेशों वाले अच्छे थे। तो लोग ज़्यादा जो है विदेशी नील को ही ज़्यादा प्रीफर करते थे, जिसके कारण उसमें जो है पूंजी फंस जाती थी, ना तो बिक्री हो पाती थी और ना ही उससे लोग मुनाफा कमा पाते थे। लेकिन ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज़ों के द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि नहीं, आपको जो है 20 कट्ठे पर तीन कट्ठा की नील की खेती करना ज़रूरी होता है, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी चंपारण में आए थे और वहाँ पे सत्याग्रह किए थे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये पौधे लगाने वालों का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह कहाँ? खेरा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? महात्मा गांधी जी के साथ जो है ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजहर उल हक आदि के सहित एक नील के किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए थे, जो लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में उनमें मिले थे। चलिए, यही जो है प्रश्न आपको, ये भी प्रश्न जो है आपके लिए भी आई है कि जब नील सत्याग्रह हुआ था, जब चंपारण सत्याग्रह जब बिहार में हुई थी, तो उस टाइम महात्मा गांधी जी के साथ साथ और कौन कौन से लोग थे? तो आपको ये सभी नामों को याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से भी आपको किसी एक का नाम उठा करके ऑप्शन में दे देंगे और आपसे पूछेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा था? तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली के सत्याग्रह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान पर 30% की वृद्धि कर दी थी। इस आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि धारण करनी पड़ी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 ईस्वी को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पारित किया गया था। इस कानून के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कट्ठा पद्धति समाप्त कर दी गई थी। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले प्रज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरविन। मतलब इरविन जो है ना, महात्मा गांधी जी को दूध में जहर मिला करके इनको पीने के लिए कहा था कि ताकि गांधी जी की मौत हो जाए। महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बतख मियाँ ने महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी। चलो, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए पूछा भी गया है बहुत बार प्रश्न कि महात्मा गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो वो बतख मियाँ थे जो महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी।
क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे। क्रांतिकारी किसान नेता कौन कौन थे, तो इसमें से आपका जो है क्रांतिकारी नेता में आते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है आपके क्रांतिकारी नेता थे, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, जो किसानों के अधिकारों और कृषि सुधारों को वकालत करने का एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया था। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। चलिए ठीक, इसमें तो और कुछ नहीं देखने को ज़रूरत है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में, यानी 1884 ईस्वी में हुआ था मद्रास महाजन सभा की स्थापना। 1884 जो है कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदू मेला किसने संगठित किया। हिंदू मेला, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नवगोपाल मित्र। नवगोपाल मित्र के द्वारा हिंदू मेला की स्थापना करी गई थी, है ना। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी। हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने किया था। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न एक साथ संग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था जी, मुंबई में। मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन, है ना। देखिए पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। तो यह जो है पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में जो है हैजा रोग फैला हुआ था, तो उस महामारी के कारण पुणे से शिफ्ट करके बम्बई में किया गया था। तो आप इसको भी याद कर लेंगे, पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। और जो पहला अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बनर्जी थे। WC बनर्जी थे, है ना। WC बनर्जी पहला इसके अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो स्थापना किए थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब, 1885 ईस्वी में, है ना। 1885 में किया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका देख लेते हैं डिस्कशन कि 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। इसका उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका पूरा नाम हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ऑप्शन में यह नहीं दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 के बाद आते हैं 65 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगी तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो उसमें हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, हमारा सरोजनी नायडू हो जाएगी, है ना। कौन हो जाएगी, सरोजनी नायडू, जो हमारा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ऐसे ही केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो केवल महिला अध्यक्ष में हो जाएगा एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो उसमें हो जाएगी सरोजनी नायडू। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट, ठीक है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। कहता है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर एन मधोलकर। या जो आपको बीपीएससी में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिला था, जो बीपीएससी मेन एग्जाम होता है जो अधिकारियों का होता है, उसमें भी आपको यह प्रश्न 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 70वीं बीपीएससी में आपको यह प्रश्न पूछा गया था कि 1912 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर एन मधोलकर। 67 में है लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। गया जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे 1922 में। 24 में जो हुआ था वो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसका एकमात्र अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, जो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है ना। 1912 में हुआ था पटना बांकीपुर में। आप ये भी याद रख लेंगे। 1912 में हुआ था सबसे पहले जो है कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था, तो वो हुआ था पटना बांकीपुर में। पटना बांकीपुर में 1912 में हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था 1922 में, जो हुआ था गया में, जिसका अध्यक्ष थे कौन? चित्तरंजन दास थे, यानी सी आर दास थे, चित्तरंजन दास थे, है ना, चित्तरंजन दास हुआ करते थे। 1924 में महात्मा गांधी थे, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। 68 के बाद आते हैं 69 में, 69 में। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यह प्रश्न आ गया, इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चित्तरंजन दास थे, है ना, सी आर दास, चित्तरंजन दास इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। यह जैसे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इसके सब प्रश्न बन जाएंगे, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा। अगर आप इमेज अपने मन में इमेजिनरी करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, और एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। इतना आसान है इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चूँकि चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ला थे, गांधी जी के चंपारण आने में कामयाब रहे, मतलब गांधी जी को जो है चंपारण बुलाने में वो कामयाब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो महात्मा गांधी जी को बुलाए थे कि आप एक बार बिहार की चंपारण में आइए और यहाँ पर आप किसानों की स्थिति और दशा को देखें। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादकों की शिकायतों को रखा। इस सत्र में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधी समस्या की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया था। 71 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में जब हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में जो है इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? चलिए ये भी जो है क्वेश्चन आपका बहुत ही हिट प्रश्न है, और बीपीएससी में भी आपसे प्रश्न पूछा गया, टीचर में भी पूछा गया और बीपीएससी के मेन एग्जाम में भी आपसे यह प्रश्न पूछा गया। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस जो है पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। कब? 1939 में, ठीक है ना, 1939 में बने थे। 73 में कहता है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेसी समाजवादी सम्मेलन हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो बंगाल विभाजन है जो 1905 ईस्वी में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इसको हम लोग शोक दिवस के रूप में मनाते थे, है ना।
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। मतलब इसकी घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर दिया गया था, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक तौर पर बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ कब? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ, चूँकि उस दिन बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो यह जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन। जब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हो गया था और जब हुआ था बंगाल विभाजन तो प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। तो इसी के जस्ट बाद जो है लोग स्वदेशी चीज़ को अपनाना और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिए थे, है ना। तो पहली बार जो है बहिष्कार यहीं से शुरू हुआ था। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधान सभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बांग्लार माटी बांग्लार जाल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया था? तो रद्द किया गया था यह लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यह रद्द किया गया था। जब 1911 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। बंगाल के विभाजन शुरू में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। यह निर्णय व्यापक विरोध और स्वदेशी आंदोलन के परिणाम था। विभाजन के परिवर्तन की घोषणा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के दौरान की गई थी, जहां राजा जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। देखिए अभी तक दिल्ली दरबार जो है कुल मिलाकर के 3 बार हुआ था। दिल्ली दरबार जो है 3 बार हुआ था। पहला हुआ था 1877 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1903 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1911 ईस्वी में। दिल्ली दरबार 3 बार हो चुका था। ये 3 बार जो है दिल्ली दरबार हो चुका था। 3 बार दिल्ली दरबार हो चुका था। पहला 1877, दूसरा 1903 और तीसरा 1911 ईस्वी में। इसमें 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार हुआ था तो उस टाइम जो है भारत के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उस टाइम जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, चूँकि बंगाल का विभाजन जो है मुस्लिम मतलब धर्म के आधार पर मुस्लिम बहुल इलाका और हिंदू बहुल इलाका के रूप में कर दिया गया था। तो जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू कम थे, और जो पश्चिमी बंगाल थे उसमें हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे। इस आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इस आधार पर जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। लेकिन जब जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो इसे रद्द कर दिया गया और उसी टाइम भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर के नई दिल्ली भी शिफ्ट करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? अब इसका सही उत्तर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम ने। अभी हमने आपको बताया था कि राजधानी कोलकाता से हटा करके दिल्ली कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा आपका सही, क्योंकि इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी, है ना। यह प्रश्न आपको जो है ना अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो
1940 ईस्वी में, मार्च 1940 ईस्वी में एक अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी। 23 मार्च 1940 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? एनी बेसेंट, J.S. खापर्डे, गोपाल कृष्ण गोखले या कोई और? इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बंगाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो एनी बेसेंट भी तो इसमें है ही, तो इसका हम ऑप्शन नंबर बी मार लेते हैं, एनी बेसेंट। लेकिन 1915 की बात कह रहा है ना, 1915 में कौन किया था? तो 1915 में कोई नहीं किया था, 1916 में हुआ था, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया 1939 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी? 1916 में कहाँ पर किया था? तो 1916 में हुआ था पुणे में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पुणे में हुआ था, है ना। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर प्रश्न केवल आता कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तब उसमें हम लोग एनी बेसेंट मार सकते थे, लेकिन वहाँ जब डेट मेंशन कर दिया है तो डेट मेंशन के हिसाब से यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होता, है ना। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होता। अगर डेट नहीं देता तब तो हम एनी बेसेंट मार के निकल जाते, वो हमारा सही हो जाता। लेकिन जब डेट दे दिया गया 1917 में कौन किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे आप यहाँ व्याख्या में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रैल 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक बेलगांव में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की शुरू की थी। इस आंदोलन के सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई? तो इसमें से पहले हुई ऑप्शन नंबर, ये जो क्रिप्स मिशन का आगमन था ये सबसे पहले हुई थी, जो कि भारत में क्रिप्स मिशन की आगमन जो है 22 मार्च 1942 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, 1942 में 22 मार्च को हुआ था। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद 15 जून 1943 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल का गवर्नर जनरल पद से आगमन हुआ था। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन हुआ था? क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 22 मार्च 1942 को। तो सबसे पहले कौन हुआ था? क्रिप्स मिशन का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कहता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए थे, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना जो है ना, एक शाखा पटना में की गई थी। तो यह किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर में हुआ था, है ना। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक अध्यक्ष भी थे। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? तो मुजफ्फरपुर जो है वो बम कांड की घटना 1908 ईस्वी में घटी थी। कब?
1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर जो है खुदीराम बोस है, यहाँ पर क्या है, प्रफुल्ल चाकी है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिल गई थी और प्रफुल्ल चाकी जो खुद को आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है। 90 में कहता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा सुनाई गई थी, तो मौत की सजा जो है सुनाई गई थी खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को जो है मौत की सजा सुनाई गई थी, खुदीराम बोस को। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा असफल साजिश हुई थी। अरविंदो घोष को भी हमले की योजना बनाने में उसकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अलीपुर जेल में एकांत कारावास में कैद कर दिया गया था। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी पर लटकाया गया था। वह फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बन गए थे। हालांकि अरविंदो घोष का बचाव युवा वकील चित्तरंजन दास ने भी किया था, करने का काम किया था, लेकिन वो बच नहीं पाए थे। ठीक है। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, तो अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, बी डी सावरकर। यह जो है एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मामले में। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडके, केस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी, के एन काटजू, MC कांगला आदि की ने पैरवी करी थी। 93 क्वेश्चन कहता है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी, तो लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या की थी कौन, मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा जो है लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या की थी। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। सर कर्जन वायली एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक थे। हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में हुई थी। मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित किए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 ईस्वी में, 1945 में। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे 1945 में दिल्ली के लाल किले पर हुए थे। यह मुकदमा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के अधिकारियों को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किया गया था। शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल जैसे प्रमुख व्यक्ति उन लोगों में शामिल थे जिन पर मुकदमा चलाया गया था। INA अधिकारियों का बचाव प्रमुख भारतीय वकीलों की एक टीम ने किया था, जिसमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सैफुद्दीन किचलू को। सैफुद्दीन किचलू। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, वो जो कहाँ से कर रहे थे, तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल की, न्यू कैसल से ट्रांसवाल के लिए, है ना, न्यू कैसल से ट्रांसवाल के लिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में न्यू कैसल से ट्रांसवाल क्षेत्र तक भारतीय श्रमिकों का एक मार्च आयोजित किया था। यह मार्च देश के भारतीय श्रमिकों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। मार्च का ऐतिहासिक मार्ग मार्च चार्ल्सटाउन से शुरू किया गया था और वोक्सरस्ट जेल पर समाप्त हुआ था, जहां गांधी जी और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने 6 नवंबर 1913 ईस्वी को मजदूर मार्च का नेतृत्व करने के कारण मोहनदास करमचंद गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1922,
मतलब बी, 1922 में जो है ना असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 ईस्वी में निलंबित किया गया था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। किसमें? चौरी चौरा कांड में। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? यानी 1998 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले उसका जो है मतलब मुख्य रीजन क्या था? तो इसका जो है राजस्व में कमी था, यह भी सही है। बेगार का उन्मूलन, यह भी सही है। ओपिनियन यानी वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना था, यह भी मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब यह भी मतलब सारे काम जो है इसमें के सही है ना। मतलब ये भी सही है राजस्व में कम करने के लिए। बेगार का उन्मूलन करने के लिए, यह भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों को बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। ठीक है ना। आते हैं 99 नंबर में। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खुदाई खिदमतगार का जो है किया था कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ भी ख से है और यहाँ भी ख से, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट है इसमें कहता है पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूना हस्ताक्षर पर समझौता किया गया था, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, है ना। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। इसमें क्या हुआ था? तो पूना समझौता जो है यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अम्बेडकर जो है एक पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गतीय स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया था, है ना। तो ये जो है पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता आप लोग याद रखेंगे 1932 में हुआ था। 1932 में मतलब 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 31 में दूसरा हुआ था और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो आप इससे भी कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं कि जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम पूना समझौता भी हुआ था। चलिए आज का सेशन जो है इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से देंगे और आपको इसी तरह का प्रश्न अगर देखने को मिलेंगे और देखना है तो आप हमें कमेंट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ख़ासकर जिनका BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम इस साल है उनके यहाँ तो आप ज़रूर से ज़रूर भेज दें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। आप इस तरह के प्रश्नों को आप हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग इस तरह के प्रश्नों को आप खोजते होंगे कि वो सब प्रश्न कहाँ से आता है, तो आप यहाँ से आप मेरे यहाँ आकर के वीडियो देख लें, आप इसको याद कर लें। आपको डायरेक्ट हूबहू प्रश्न इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको शुरू में बताए थे 20 प्रश्न तक भी आपको इसमें से आपको वहाँ देखने को मिल पाएंगे। सो आप जो है इसे अंत तक देखते रहेंगे। जय हिंद।